Hello, Bacha Party. How are you all? So, in this video, we are doing second part of chapter 10, class 6th NCERT. Okay, social science, जिसके अंदर हम लोग ग्राम पंचायत और लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस ये सारी चीजें कर रहे थे। तो जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट जो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट करा था। ठीक है, ऑर्गन्स मीन्स कि गवर्नमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेजिस्लेचर करा था। लेजिस्लेचर यहाँ पर कौन होता है, जो न्यू लॉज को बनाने में काम करता है और अपडेट करता है और रिमूव करता है, कोई नया कानून बनाता है या फिर पुराने कानून जो बने होते हैं उनमें चेंजेस करता है। जैसे कानून बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 18 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको बालिग करार दिया जाएगा। और इसके अलावा में मतलब स्कूल्स जो हैं इतने 6 साल से लेकर 6 साल से छोटा बच्चा जो है या 6 साल से जितने बड़े बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स रहते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूट जो है वो क्या करता है, वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है मीन्स लोगों तक पहुंचाने का काम करता है कि लोग इन लॉज को फॉलो करें। ठीक है, अब वो कौन कौन बंदा कर सकता है, वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है और मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। ये सारे लोग जो है वो हेल्प करते हैं उन कानूनों को लोगों तक पहुंचाने का कि लोग इनको फॉलो करें। उसके बाद जुडिशरी हो जाता है। जुडिशरी एक कोर्ट का सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है अगर कोई इंसान हु आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल और ब्रेक एनी रूल तो वो उसको पनिश कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट में कि ये चीज करनी चाहिए अगर ये फॉलो नहीं किया जाता। ओके, एक्सप्लेन हाउ द थ्री गवर्नमेंट ऑर्गन्स एट वर्क एंड द केस ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। अब साइबर क्रिमिनल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, ब्रेक करते हैं या फिर अपनी पावर्स का जो है गलत मिसयूज करते हैं और गलत तरीके से जो है वो यूज किया जाता है। तो उन लोगों से निपटने के लिए मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने देखो ये साइबर क्रिमिनल पढ़ा था ना, यहाँ पर ये देखो साइबर क्राइम कौन सा होता है, क्रिमिनल जो है डिजिटल वे से जो है लोगों से मनी चुराते हैं। और मतलब साइबर का मतलब ही ये है कि डिजिटली वे से जो है कोई क्राइम करना। ठीक है, डिजिटल वे का मतलब है जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि ओटीपी आता है और अकाउंट से सारे पैसे चले जाते हैं, या फिर नॉर्मल डिटेल लेके या फोन कॉल पे लगे लगे ही जो सारे फोन को हैक कर ले जाता है, डिटेल हैक कर ली जाती है और वहां से सारी चीजें चुरा ली जाती हैं। तो वो सारी चीजें साइबर क्राइम कहलाती हैं। ठीक है, साइबर क्राइम क्रिमिनल्स जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं और उनको जो है वो कैसे तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन एनी गुड सिस्टम द गवर्नेंस दीज थ्री ऑर्गन्स मस्ट kept separate, also they have interact with each other and work together. This separation is called the separation of powers. मतलब ये जो जितने ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, इन सबकी पावर्स जो हैं वो ये अलग अलग लेवल पर काम करते हैं और इन सबकी पावर्स जो हैं इनके इनके लेवल में अलग अलग होती हैं। ठीक है, बाकायदा ये लोग मिलजुल के भी काम करते हैं बट मैक्सिमम टाइम जो है इनके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं और ये उन सेक्टर्स पर ही वर्क करते हैं। और जब ये इनको अलग अलग पावर्स मिली होती हैं तो उसको ही सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट टू लेवल, एटलीस्ट लोकल और नेशनल गवर्नमेंट। अब कोई गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे काम करती है, लोकल और नेशनल लेवल पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर लोकल, स्टेट और रीजनल। अब इन इंडिया जो है फंक्शन एट थ्री लेवल। अब हमारे भारत के अंदर जो है गवर्नमेंट 3 लेवल में काम करती है, एक लोकल, एक स्टेट और एक रीजनल। अब ये लोकल, स्टेट और रीजनल का मतलब क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया था कि मान लो आपके घर का कोई बल्ब खराब हो जाता है। तो अगर आपके घर का कोई बल्ब खराब हुआ है तो आप उसमें ऐसा नहीं करोगे कि सीधा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चले जाओगे और बोलोगे कि हमारे घर का बल्ब खराब हो गया, बल्ब जोड़ो। नहीं, आप जस्ट सबसे पहले जो है उस बल्ब को ठीक करने की कोशिश करोगे। आप देखोगे बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया, या फिर साथ की कोई शॉप से नॉर्मल आप उसको बल्ब को लाकर लगाओगे, है ना। अब वो जो है वो लोकल लेवल पर आपने काम किया, ठीक है, अपने बल्ब पर। उसके बाद अगर वो काम नहीं बनता तो फिर आप क्या करोगे, आप पूरे कॉलोनी को देखोगे कि क्या कॉलोनी के जो है लाइट्स खराब हैं या नहीं है, या कॉलोनी की लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। फिर अगर वहां पर भी काम नहीं बनता तब जाकर आप पूरे जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाओगे और वहां पर उनसे बोलोगे कि हमारे जो मोहल्ला है, हमारे जो घर है, उनकी लाइट्स नहीं आ रही हैं, तो आप एक कंप्लेन दायर कीजिए, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो लेवल है वो देख सकते हो आप लोग। जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट किसके ऊपर काम करती है, विलेज और टाउन के ऊपर काम करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पर काम करती है और रीजनल जो गवर्नमेंट है मतलब कि नेशनल लेवल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नेशनल लेवल पर काम करती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मान लो आप हिसार से हैं, हिसार के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या मान लो आप पंचकुला से हैं, या मान लो आप
हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट से, अंबाला से हैं, या फिर आप पंजाब में किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको अगर जैसे मान लो आप अंबाला से हैं और अंबाला में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, तो आप लोकल गवर्नमेंट की हेल्प लेंगे, ठीक है। अंबाला के किसी टाउन में, किसी जिले में, मतलब किसी गाँव में, किसी नगर में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप लोकल गवर्नमेंट का सहारा लेंगे। अगर वहां नहीं होती, अगर कोई प्रॉब्लम हरियाणा लेवल पर है या पंजाब लेवल पे है, मीन्स वो स्टेट लेवल की बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर हेल्प करेगी। और इसी तरीके से अगर आधे से ज्यादा स्टेट एक प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो वहां पर रीजनल लेवल वहां पर आपका हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का एग्जांपल है, अगर कोविड को हमने देखा था, तो कोविड सबसे पहले जो है वो चाइना से स्टार्ट हुआ। चाइना स्टार्ट हो गया, वो सबसे पहले जो है साउथ साइड में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो साउथ साइड पे जब स्टार्ट हुआ, तो वहां की गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने पहले स्टेप्स लेना शुरू किए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि आसपास की एक दो स्टेट्स और ज्यादा मतलब कोविड की चपेट में आ रही हैं, तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स ने काम करना शुरू किया। फिर देखते देखते जब हमने देखा कि पूरे इंडिया को कोविड ने कवर कर लिया था, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो हो गए, और स्टेट और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने अधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, सबने एक दूसरे के साथ मिलकर भारत को हेल्प की और इंडिया को बचाने में कोविड से हेल्प की, है ना। तो वही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब ये वही एक एग्जाम्पल फ्लड का दे रखा था कि अगर एक फ्लड आती है तो लोकल लेवल पे आती है, तो लोकल गवर्नमेंट हेल्प करती है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल देखती है, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको देखती है, ठीक है। अब ये आगे हम देख लेते हैं। द टेबल ऑन द facing page provide in summary general framework on the main function of the government, the national and state government, their क्या बोल रहे हैं ये their detail include the practice role of assemblies will be studied in greater depth in grade 7. Local government is not mentioned here. अब बहुत सारी चीजें जो है ना इन assemblies के अंदर जो डिटेल है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, किसमें, 7th ग्रेड में। तो वो हम लोग तभी देख लेंगे, ठीक है। 7th में आपको पढ़ने के लिए दिख जाएगा। अब ये देखिए, जुडिशरी की अगर हम बात करें, जुडिशरी कौन था, जो क्या करता था, जुडिशरी कानूनों, अगर कोई कानून टूट जाता है या कोई इंसान रूल को तोड़ता है, तो वहां पर सजा सुनाई जाती है। अब सजा कौन सुनाते हैं, कहाँ पर होती है, वहां कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट कौन से है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पे होता है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, ये स्टेट लेवल का है। स्टेट लेवल के अगर कोई मुकदमे हैं तो वो स्टेट मतलब लेवल पे हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट हर स्टेट में रहते हैं। और ऐसी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया लेवल पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में कौन होते हैं, लेजिस्लेचर में नेशनल लेवल होती है और स्टेट लेवल होती है। अब लेजिस्लेचर कौन था, अभी हमने बताया था ना, जो क्या करते हैं, रूल्स को बनाने का काम करते हैं। तो ये दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये काम करते हैं नेशनल लेवल पर, नेशनल लॉज बनाते हैं जो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं, इंडिया के लॉज होते हैं। और स्टेट लेवल के अंदर जो है विधानसभा जो है वो क्या होती है, मतलब विधानसभा जो है स्टेट लेवल पर काम करती है, और लोकसभा और राज्यसभा जो है वो नेशनल लेवल पर काम करती है। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है हाउस, हाउस क्या होता है, एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास। एक असेंबली होती है, एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है जहां पर रूल्स बनाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं और पास किए जाते हैं। मतलब अगर सबकी मेजोरिटी मिलती है कि हाँ दिस रूल इज राइट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वहां पर उस रूल को पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल आ जाता है। अब नॉमिनल क्या है, इन नेम ओनली इट मीन्स इन अवर केस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the governor of the state, actually executive head, they do have certain powers under special circumstances but normally do not interfere in the affairs of central or state government. यहाँ पर नॉमिनल का मतलब सिंपल सा है कि इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर कोई स्टेट का, वो जो है क्या होते हैं, नॉट द एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड्स, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड तो नहीं होते। एग्जीक्यूटिव हेड कौन से थे, जो रूल्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, जो बताते हैं कि ये रूल आपको फॉलो करना है। तो वहां पर वो एक्चुअली नहीं होते। एक्चुअली में तो कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के लोग अधिकारी, है ना। बट उनके पास भी पावर होती है, किनके पास, प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनके पास भी एक्चुअली में सर्टेन कुछ पावर्स दी जाती हैं। बट वो क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते। वो कभी कभी किसी किसी सर्कमस्टांसेस में इंटरफेयर करते हैं जब उनको लगता है कि ये रूल बहुत ज्यादा खराब है लोगों के लिए, ठीक है। अब ये आ जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने देखे तो जो रूल को वो करने का काम करते हैं, मतलब क्या करने का, रूल को फॉलो करवाने का काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया एंड द हेड ऑफ सुप्रीम कमांडर, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन होता है, नॉमिनल हेड, और सुप्रीम कमांडर है ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स का प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एक एग्जीक्यूटिव हेड का काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नर काम करता है या फिर एक चीफ मिनिस्टर काम करता है एग्जीक्यूटिव हेड का, जो रूल्स बनाकर रूल्स को फॉलो करते हैं, कि ये बताते हैं कि ये रूल है और इसको कोई नहीं तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये किन किन लोगों को देखते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव जो है
किन किन लोगों के लिए रूल बनाते हैं, क्या चीजें देखते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो देखते हैं डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और लॉज जो है वो इनके पास जाते हैं। और अगर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, अडेप्टेशन, इम्प्लीमेंटेशन, लॉ और पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें स्टेट लेवल की जो है वो स्टेट गवर्नर या फिर स्टेट मिनिस्टर जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक हम्बल फैमिली से थे, रामेश्वरम तमिलनाडु में बॉर्न हुआ 1931 में। अब्दुल कलाम जो है वो एक रीनोड साइंटिस्ट थे। निकनेम जो था उनका मिसाइल मैन था ऑफ इंडिया फॉर द क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। उन्होंने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 एंड 2007। 11th प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने इंडिया में काम किया है जो 2002 से 2007 तक था। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल। बहुत हाई स्टेटस होने के बावजूद भी वो बहुत सिंपल रहते थे, वो लोगों से कनेक्टेड रहते थे। ही इंस्पायर मिलियंस ऑफ ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉजेज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। ही tirelessly encourage young Indians to dream big and work hard to achieve their goals। और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे लोगों को, बहुत ही ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी थी, लोग उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते थे और बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान थे कि बहुत हाई स्टेटस होने के बाद भी वो लोगों से जुड़कर रहते थे। डॉक्टर कलाम showed that even though his position at the president of India was nominal, he could play an important role impacting countless lives। Let us meditate on a few on his inspiring thoughts। उनका कहना यह था कि चाहे कितने भी मैं नॉमिनल हेड क्यों ना हो जाऊं, और वो इस तरीके से शो करते थे कि उनका जो रोल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है लोगों के बीच में और लोगों को मोटिवेट करने का वो हर प्रयास जो है वो किया करते थे। ठीक है, अब ये कुछ उनके थॉट्स जो है वो दिए गए हैं जिसके अंदर से हम एक आध पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम, सपना जो है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल तो बहुत रील्स और शॉर्ट्स बनती हैं तो इनके थॉट्स के ऊपर भी, और बहुत जाने माने जितने पॉपुलर फेमस पर्सनालिटीज उनके थॉट्स पर ही काफी रील्स सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि सपना वो नहीं है जिसको आप सोते हुए देखें, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। तो इस तरीके से इन्होंने काफी सारे थॉट्स जो है वो दिए थे यहाँ पर। ठीक है, और एक और थॉट है यहाँ पर, इफ फोर थिंग are followed, having a great aim, acquiring knowledge and hard work and perseverance, then anything can be achieved। अगर ये कुछ चीजें जो हैं अगर आप फॉलो करें तो आप कुछ भी चीज पा सकते हैं। जैसे एक फोकस होना, एक नॉलेज होना, मेहनत होना और किसी चीज को अपनाने की क्षमता होना। ठीक है, और रखने की, अपनाकर। ओके, उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? यू मे हैव नोटिस दैट वी हैव अर्लियर मेंशन्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना था कुछ टाइम पहले अभी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का उत्तराधिकारी। अब यहाँ पर ये क्या है? अब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इस वर्ड को फॉलो करने का स्टार्ट करती हैं। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं। अब डेमोक्रेसी है क्या? सबसे पहले ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल, एंड केरोटोस। केरोटोस का मतलब होता है रूल या फिर पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, रूल या फिर पावर, ये हो जाता है, और डेमोक्रेसी का मीन्स हो गया रूल ऑफ द पीपल। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। क्या सभी लोग रूल करते हैं? रूल मतलब होता है शासन करना, ये हमारा ही राज चलेगा, बट सारे लोग तो रूल नहीं करते। तो हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हुआ? बोलते हैं ना इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो क्या हुआ वो? इमेजिन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ योर स्कूल्स प्रिंसिपल। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्लासरूम और विद द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और परहैप्स you would like to propose a certain date for a field trip. Will the entire class go to the principal? It would clearly not to be principal. In many schools, classes have a class monitor or class representative whom the whole class are elected. Even if there is none, one representative can be selected for this specific purpose. It will enough to send the representative to the principal। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपकी क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या आपका कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है जो आप प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं, तो क्या पूरी की पूरी क्लास प्रिंसिपल के रूम में चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक क्लास का कोई मॉनिटर होता है या आप लोगों का कोई हेड होता है, आप उसको सब कुछ बताते हैं, डिस्कस करते हैं, और उन्हीं में से कोई एक जो बच्चा है वो
एक हेड और या फिर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रिंसिपल से बात करता है ना। तो ऐसे ही सेम जो है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर भी पीपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव का वोट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वही है जो एक मॉनिटर की तरह काम करता है। हु विल बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव असेंबलीज, जिसको कौन इलेक्ट करता है, जो वहाँ के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। जैसे क्लास में हम लोग जो है क्लास के अगर बच्चे हैं तो क्लास का एक मॉनिटर जो है वो क्लास के बच्चे करते हैं कि हाँ यही बच्चा जो है वो हमारा मॉनिटर बनेगा। तो ऐसे लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं कि यही बंदा हमारा मॉनिटर बनेगा और उसी मॉनिटर को रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया जाता है। ठीक है, हु विल बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, दे आर जनरली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो किसमें से बनते हैं, जो मतलब कि चुनाव करते हैं वो करते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पर कानूनों को बनाया जाता है, डिस्कस किया जाता है, उसके मेंबर्स जो हैं जिनको हम एमएलएस कहते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द नेशनल लेवल। अब स्टेट लेवल पर जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और जो स्टेट लेवल है और जो सेंट्रल लेवल है मतलब नेशनल लेवल है उस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस लॉज, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू द असेंबलीज एंड थ्रू डायलॉग एंड डिबेट ट्राई टू कन्विंस ईच अदर। अब ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, जितने एमएलएस हैं ये क्या करते हैं, जो एमएलएस हैं वो चाहे वो स्टेट लेवल पर होते हैं मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपीज जो है वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस इनमें से ही कोई जो है आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है और एमएलएस में से आगे जाके कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर बनता है। मतलब स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर किस पे होता है, नेशनल गवर्नमेंट पे, है ना। तो ये लोग जो है मेंबर्स जो है ये सारे के सारे असेंबली में डिस्कशन करते हैं, लॉज बनाते हैं, आते हैं, देखते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, लाइक यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसी तरीके से जो है इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो है क्यों, क्योंकि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों द्वारा चुने जाते हैं। With some 970 million voters in 2024, in principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these elections। और इसीलिए जो है 18 से ऊपर साल के जितने भी लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार इंडिया में दे दिया जाता है और वो वोट डाल सकते हैं। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक, देयर आर टू पॉसिबल प्लेसेस ए एंड बी, द क्लासेस डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स, डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटी, इट बिकम डिफिकल्ट टू अराइव अ डिसीजन, सो योर टीचर डिसाइड दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस ए रेज देयर हैंड, then the number of student in favor of place B raise their hand. The decision is take whichever options get a larger number of raise hand. This process is called voting। अब वोटिंग है क्या, वोटिंग क्या की जाती है, मान लो आपकी क्लास के दो लोग हैं या फिर कुछ बच्चे जो है वो पिकनिक पे जाना चाहते हैं क्लास के। ठीक है, अब दो जगह है, एक ए जगह है एक बी जगह है। मान लो एक बच्चा जो है वो चंडीगढ़ जाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें तो पंजाब गोल्डन टेम्पल जाना है। अब आधे बच्चे जो हैं ऐसा बोल रहे हैं, आधे बच्चे अलग बोल रहे हैं। अब टीचर कैसे जाए, अब टीचर कैसे डिसाइड करे, तो वहां पर टीचर क्या करती है, बच्चों के हाथ खड़ा करवाती है। मान लो 20 बच्चे हैं तो चंडीगढ़ वाले बच्चे जो हैं उन्होंने 5 बच्चों ने हाथ खड़ा करे, और अगर मैं बोलूं मतलब कौन सा था दूसरा, चंडीगढ़ वाले हैं और उसके बाद में पंजाब जाने वाले जो गोल्डन टेम्पल वाले हैं उन्होंने 12 बच्चों ने हाथ खड़ा करा। तो यहाँ पर ज्यादा किसने हाथ खड़ा करा, 12 बच्चों ने, मतलब पंजाब जाने वालों ने। तो ये वोटिंग हुई, वोटिंग किसने ज्यादा करी, पंजाब वालों ने। तो पंजाब वालों की वोटिंग ज्यादा हुई तो इसलिए उनको ही मतलब चुना जाता है। ठीक है ना, और इस तरीके से ये वोटिंग का एक एग्जाम्पल था। तो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन वाज टेकन, और इसी तरीके से इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। जैसे हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट चुनाव किए जाते हैं। The term grassroots democracy refer to a system that enable and encourage the participation of ordinary citizens. The base of the pyramid we saw, citizen can have a say in decision with affect them। अब ग्रासरूट डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, इनकरेज करता है लोगों को कि पार्टिसिपेट करने का, कि आप लोगों को वोटिंग करनी चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों को इलेक्शंस में जो मतलब कि योगदान देना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो कितने सारे एड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। वी विल स्टडी मोर फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। हम ऐसे ही आगे भी चीजों को पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में आगे के 2 चैप्टर्स में। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन, नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि हम बिफोर वी मूव ऑन, हमें आगे बढ़ने से पहले ये चीजें ध्यान रखिए कि कोई भी कंट्री गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अ मॉडर्न गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन। एक मॉडर्न गवर्नमेंट जो उसके 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जिनको आपस में जुड़े हुए होते हैं और जुड़ के काम करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर द सिस्टम, इट फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से फ्रेमवर्क है
जो कैसे काम करता है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वो लोग जो है उस स्टेट या उस नेशन के लिए काम करते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये किया जाता है। और अगर आगे की हम बात करें तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी आपको और कोई चैप्टर देखना हो तो वो भी आप आराम से अच्छे बच्चों की तरह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये न्यू बुक्स के चैप्टर हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 11 के साथ न्यू वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।